हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बदला। गीता की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। हजारों की तादाद में घराती और बाराती इकट्ठा हुए थे। ऐसे ऐसे पकवान बनाए गए थे जो 5 स्टार होटलों में भी कभी ना बने हों। 20 किस्म के पुलाव थे, 10 किस्म के चिकन, बेहिसाब फल जूस, विलायती शराब की हजारों बोतलें पी पी कर लोग सारी रात झूमते रहे थे। 1 हफ्ते तक समारोह चलता रहा था। दनादन फोटो और वीडियो रीलें बन रही थी, जिनमें गर्व से इतराते जवान दूल्हे और शर्माई दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदार खुशी से चिपक कर खड़े थे। गीता को तब पता नहीं था कि 1 साल के अंदर ही जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। कितनी रो रो तैयारी वे बाबुल असा जो उड़ जाना। यानी शादी होने के बाद मैंने बिलक बिलक कर ससुराल जाने की तैयारी कर ली है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं। हे पिता, हमें बिछुड़ जाना है। गीता का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हुआ जा रहा था और वह अंदर से इतनी ज़्यादा खुश थी। उसकी शादी उसके मायके जैसे ही एक बहुत बड़े रईस परिवार में हुई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ लंदन जाना था। लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश दिख रहे थे। दूल्हा बड़ी शान से एक सजे हुए विशाल हाथी पर बैठकर आया था। फूलों से लदी एक काली सुंदर चमचमाती लंबी डिफेंडर कार गीता की डोली ले जाने के लिए सजी सवरी उसके पीछे पीछे आई थी। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रौबदार लहजे में गीता के पिता से कहा था, मेरे लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखता कि आप अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा कि सदियों तक लोग याद रखें कि चौधरी धर्मदेव के बेटे की शादी में गए थे। लोग तो उस शानदार शादी को आसानी से भूल गए थे। आजकल तकरीबन सभी शादियां ऐसी ही सज धज से होती हैं। पर गीता को कुछ नहीं भूला था। उसके दूल्हे ने पहली रात को उसे हजारों सब्ज बाग दिखाए थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। गीता के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह पगलाई सी उस रस के लोभी भंवरे के साथ भारत के हर हिल स्टेशन पर घूमती रही, शादी को बिना रजिस्टर कराए। गीता के पति को एक दिन अचानक लंदन जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद तक यह सारा माजरा गीता के परिवार वालों की समझ में नहीं आया। गीता तो कुछ ज़्यादा ही हवा में थी कि विदेश जाकर यह कोर्स करेगी, वह काम करेगी। कुछ दिनों तक गीता मायके में रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। गीता का पति जो फ़ोन नंबर उसे दे गया था वह फर्जी था। लोगों को 2 और 2 जोड़कर 5 बनाते देर नहीं लगती। अखबारों को भनक लगी तो उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर गीता के नाक पर बहुत कीचड़ उछाला। पत्रकारों को भी मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। कहने लगे कि लालच के मारे ये लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दूल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये NRI रईस 2-3 महीने जवान लड़की का जिस्मानी शोषण करके फुर्र हो जाते हैं। फिर सारी उम्र ये लड़कियां विधवाओं से भी गई गुजरी जिंदगी बसर करती हैं। आने वाले समय में जिंदगी ने जो कड़वे अनुभव गीता को दिए थे वे उसके लिए पल पल मौत की तरफ ले जाने वाले कदम थे। उसके माता पिता ने शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे और क्या कुछ नहीं दिया था। एक बड़ी कार भी उसे दहेज में दी थी। है 2-3 महीने बाद एक नया नाटक सामने आया। गीता के बैंक खाते में पति ने कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने अच्छे खासे रुपए भेजने लगा था, ताकि पैसे के लिए ही सही गीता उसके खिलाफ कोई हो हल्ला ना करे। गीता के पिता ने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर उसकी ससुराल जाकर खोजबीन की। पता चला कि लड़का तो लंदन में पहले से ही शादीशुदा है। यह बात उसने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ अर्सा पहले उसने अपने मकान मालकिन से ही शादी कर ली थी, ताकि वहाँ का परमानेंट वीजा लग जाए। गीता के साथ तो उसने अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए शादी की थी, ताकि वह सारी उम्र उनकी ही सेवा में लगी रहे। इस मामले में गीता के घर वाले उसकी ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर यह इतना आसान नहीं था। गीता के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया तो वे 50 लाख रुपए लेकर गीता से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेकर आ गए। गीता की शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी और इंग्लैंड में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी, इसलिए गीता के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसने गीता के साथ यह घिनौना मजाक किया था।
गीता के ससुराल वाले चाहते थे कि 50 लाख रुपए लेकर गीता दूसरी शादी कर ले। वे बाकायदा तलाक दिलाने का वादा कर रहे थे। अब गीता का पति उनके हाथ आने वाला नहीं था। तब गीता के ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। गीता का देवर अभी कुंवारा ही था। उन्होंने सुझाया कि गीता चाहे तो उसके साथ शादी कर सकती है। ऐसा खास तौर पर तब किया जाता है जब पति की मौत हो जाए। गीता की मर्जी जाने बिना ही उसकी ज़िंदगी को लेकर अजीब अजीब किस्म के करार किए जा रहे थे। कोई उसके दिल के भीतर टटोल कर नहीं देख रहा था कि उसे क्या चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद गीता के ससुराल वालों का यह प्रस्ताव आया कि गीता के परिवार वाले गीता को उसके पति के पास लंदन भेज दें। शायद गीता के पति का मन अपनी विदेशी मेम से भर चुका था और वह गीता को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। गीता के सामने हर बार इतने अटपटे प्रस्ताव रखे जाते थे कि उसका खून खौल उठता था। शुरू में तो गीता को लगता था कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने चिंतित हैं और वे उसकी पटरी से उतरी हुई गाड़ी को ठीक चढ़ा ही देंगे। मगर फिर उनकी पिछड़ी सोच पर गीता की खोज भरी झुंझलाहट होने लगती थी। गीता अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली ज़िंदगी उसे पसंद नहीं थी। वह हाड़ मास की बनी एक औरत थी और इस तरह का कोई समझौता उसकी ख़राब शादी को ठीक नहीं कर सकता था। पिछले 3 साल से वह भारत नहीं आया था और ऐसा कोई कानून नहीं था कि गीता के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सकें। गीता के माँ बाप ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था। वे अपने सारे रुपए वापस चाहते थे जो उन्होंने गीता की शादी में खर्च किए थे। गीता के लिए तो यह सब एक खौफनाक सपने की तरह था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा पति को भी वापस नहीं चाहती थी। गीता क्या चाहती थी यह उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद वह बदला चाहती थी। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ने में मसरूफ़ था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि गीता क्या चाहती थी। अदालत के केस में फंसे गीता के ससुराल वालों के खूब पैसे खर्च हो रहे थे। केस लटकता जा रहा था। अब वह लोग गीता से समझौता करना चाहते थे। गीता ने भी अब सोच लिया था कि वह इन लोगों से इनके किए का बदला ज़रूर लेगी। अब गीता के माँ बाप गीता से बोलने लगे कि वह लोग समझौता करके शादी में खर्च हुए रुपए देने को तैयार है, तो हम केस वापस ले लेते हैं। गीता ने बोला, नहीं, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी का जो फैसला लेना था ले लिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी को नहीं लेने दूंगी। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करूंगी। गीता के माँ बाप को पता था कि उन्होंने ठीक से जांच पड़ताल किए बिना बस पैसे देकर गीता की शादी कर दी थी। उसकी ज़िंदगी आज बर्बाद थी तो कहीं ना कहीं वह लोग भी उसके ज़िम्मेदार थे। उन लोगों ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। गीता ने केस वापस लेने से मना कर दिया। ससुराल वाले अब कोर्ट कचहरी दौड़ दौड़ कर परेशान हो चुके थे। उन्होंने थक हाकर गीता से साफ साफ बोला कि वह क्या चाहती है। गीता ने बोला, भले हमारी शादी रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मेरी शादी आपके बेटे से हुई है, तो आपके बेटे का आपकी ज़मीन जायदाद और संपत्ति में जितना भी हक बनता है वह सारा मुझे चाहिए। गीता के ससुर बोले, पागल हो गई है क्या? मैं तुझे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा क्यों देने लगा? मेरी संपत्ति मेरे दोनों बेटों में बटेगी। गीता ने बोला, तो फिर मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। लड़ते रहिए केस जीवन भर। गीता ने अब उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का भी केस लगा दिया। गीता के सास ससुर काफ़ी परेशान हो चुके थे और जिस बेटे की वजह से वह परेशान थे वह विदेश में मज़े की ज़िंदगी जी रहा था। उन लोगों ने फ़ोन पर गीता की शर्त अपने बेटे से बताई तो उसने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी आप कैसे कर सकते हैं? मेरे हक की संपत्ति उसके नाम कैसे कर सकते हैं? गीता के ससुर ने बोला, तो यहाँ आकर अपनी बीवी को संभाल और उससे समझौता कर। लेकिन बेटे को पता था कि अगर वह भारत आया तो उसका फंसना तय था और वह वापस विदेश नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। वैसे भी उसे क्या दिक्कत थी, उसकी ज़िंदगी तो आराम से कट रही थी और भारत में अच्छी खासी ज़मीन जायदाद उसके हिस्से की रखी ही हुई थी। गीता के सास ससुर और देवर काफ़ी थक चुके थे इन कोर्ट कचहरी से। एक दिन कोर्ट कचहरी के बाहर गीता के ससुर जी चक्कर खाकर गिर गए। गीता ने ही उन्हें पानी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद गीता ने बोला, देखिए पापा जी, आपका बेटा तो स्वार्थी है, आप मानिए या ना मानिए, सारे कष्ट और मुसीबत आप तीनों झेल रहे हैं और साथ में मैं भी। वह तो विदेश में मज़े की ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ जी रहा है और सोच रहा है जब उसका दिल करेगा भारत आकर अपने हिस्से की संपत्ति बेचकर एक मोटी रकम अपने साथ देकर चला जाएगा। लेकिन आप लोगों का बुढ़ापा इसी तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते ख़त्म हो जाएगा और आपको अपने बेटे की शादी भी करनी है। वह बेचारा तो फालतू में गेहूं के गुण में पिस रहा है।
अपनी ज़िंदगी का अच्छा वक्त कोर्ट कचहरी में दौड़ कर बिता रहा है। क्या करेंगे आप अपने बड़े बेटे की हिस्से की जायदाद, जिसकी वजह से आप लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं? मेरा कहना मान लीजिए और मेरी शर्त स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं आखिरी दम तक इस केस को लड़ूंगी, क्योंकि मुझे मेरे घर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना धन दौलत की, ना किसी के दबाव की। गीता के सास ससुर और देवर घर चले गए और घर जाकर उन्होंने गीता की कई बातों को पर विचार विमर्श किया। उन्हें लगा कि गीता सच ही तो कह रही है। जिस बेटे के हक की संपत्ति वह लोग बचाना चाहते हैं, उस बेटे ने ही उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाला है और अब इन लोगों से मुसीबत में अकेला छोड़कर खुद बहुत दूर से आराम से है और वह भारत आना भी नहीं चाहता। ऐसे स्वार्थी बेटे के लिए हमें क्या सोचें, जो इस उम्र में अपने माँ बाप और छोटे भाई को भी नहीं सोच रहा है। गीता के ससुर ने अपने बेटे को फ़ोन करके बोल दिया कि वह उसके हक की संपत्ति गीता के नाम करने जा रहा है। बेटे ने बोला, ऐसा आप कैसे कर सकते हो? मैंने आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। इस पर गीता के ससुर ने बोला, तो फिर भारत आकर गीता से समझौता कर। उनका बेटा फंस चुका था, ना वह भारत आना चाहता था और ना अपनी संपत्ति गंवाना चाहता था। उसने फ़ोन काट दिया। माता पिता को पता था कि वह कभी भारत नहीं आएगा, तो वह उसके लिए कष्ट क्यों उठाए। उन्होंने उसके हिस्से की सारी संपत्ति गीता के नाम कर दी। गीता ने सारे केस वापस ले लिए। इसी बीच गीता ने एक और चाल चली। यह चालबाजी उसने अपने ससुराल वालों और अपने पति से ही सीखी थी। उसने हर जगह अपने ससुराल वालों को और ख़ास करके देवर को इतना बदनाम कर दिया कि अब उसके देवर से कोई भी लड़की वाला अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। चारों ओर यह बात फैली हुई थी कि जिस तरह से उनके बड़े बेटे ने एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी, वैसे ही अब छोटा बेटा भी करेगा। वह भी विदेश में बसना चाहता है। बस शादी करके एक लड़की अपने माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ पर रखकर वह विदेश चला जाएगा। यह बात सब जगह फैल चुकी थी। लाख कोशिश करने के बाद भी गीता के देवर की शादी नहीं हो पा रही थी। गीता के सास ससुर काफ़ी परेशान थे। अब उन्हें चिंता होने लगी थी। गीता का देवर भी काफ़ी दुखी था कि उसके भाई की वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। गीता ने जब अपनी अगली चाल चली, क्योंकि वह भी तो अपनी ज़िंदगी में अकेली थी और उसे भी कोई जीवन साथी चाहिए था। गीता अपने देवर के करीब जाने लगी और धीरे धीरे गीता और उसका देवर एक दूसरे को पसंद करने लगे। गीता ने सोच लिया था कि अगर वह अपने सास ससुर की शर्त की वजह से देवर से शादी करती, तो ज़िंदगी भर उनसे उनके एहसान तले दबाव में रहना पड़ता। अब वह अपनी शर्तों पर उसके देवर से शादी करेगी। गीता के सास ससुर ने गीता के घर अपने छोटे बेटे का रिश्ता भेजा, जिसे गीता के माँ बाप ने गीता की रजामंदी से स्वीकार कर लिया। गीता ने अपनी शर्त रखी कि शादी कोर्ट में होगी, क्योंकि इस बार उसे अपनी शादी के पक्के सबूत चाहिए थे। गीता और उसके देवर की शादी हो गई। गीता के पहले पति ने विदेश से इस पर आपत्ति जताई कि शादीशुदा होते हुए गीता दूसरी शादी कैसे कर सकती है, वह भी उसके भाई से। गीता के देवर ने बोला, नीच इंसान, पहले ही गीता की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है और साथ में मेरी भी। तुम्हारी वजह से न गीता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी पाई और ना ही मेरी कोई शादी हो पा रही है, और खुद तुम मज़े की ज़िंदगी जी रहे हो। खबरदार, तो फिर कभी यहाँ फ़ोन किया, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। गीता के पहले पति को समझ में आ चुका था कि अब वह गीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गीता और उसके देवर की शादी हो गई और गीता विदा होकर दोबारा अपने ससुराल में आ गई। एक दिन गीता ने मौका पाकर अपने पति को फ़ोन किया और बोला, बहुत होशियार बनता था ना। सोचा था अच्छा खासा दहेज लूँगा और एक लड़की को अपने माँ बाप की सेवा के लिए भारत में छोड़कर हमेशा के लिए विदेश में मौज करूँगा, लेकिन अफसोस तेरे पल्ले मैं पड़ गई। अब मज़ा आ रहा है। तेरे हिस्से की सारी संपत्ति मेरे नाम पर है और तेरा भाई अब मेरा पति है, तो उसके हिस्से की सारी संपत्ति भी अब मेरी ही है। साथ ही साथ मैं इस घर की बहू हूँ, अपने पति के साथ हूँ। तेरे माँ बाप और भाई तुझसे नफरत करते हैं और मैं इस घर में शान की ज़िंदगी जी रही हूँ। आखिर इस घर की इकलौती बहू हूँ और घर की इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन हूँ। तू इस घर का बेटा है ना? लेकिन तुझे गारंटी देती हूँ, अगर गलती से भी कभी इस घर में आ गया ना, तो तेरी टांगें तोड़वा दूँगी, क्योंकि अब इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। गीता के पहले पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। उसने चुपचाप फ़ोन रख दिया। आज गीता की कलेजे को बहुत ठंडक मिल रही थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।